हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास जो है उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। अपने आज के क्लास में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है, ओके, और रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेटेड होता है, ये सारा चीज हम आज के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज आर द रिएक्शंस in which rate of reaction does not depend on concentration of the reactants. ओके, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? इसमें हम रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ओके, तो ये एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है उसका पावर जीरो रहता है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू क्या होगा? वो होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, ये होता है, ओके। सो इट इम्प्लाइज रेट ऑफ द रिएक्शन हम क्या करेंगे? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। रिएक्टेंट है, माइनस रहेगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि ए का पावर तो जीरो है और समथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। तो ये है हमारा क्या है ये हमारा फॉर्मूला आना है। इट इम्प्लाइज माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? बोथ साइड को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस यहाँ ले आते हैं, के डी टी, ओके। तो ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं ए जीरो से ए तक इंटीग्रेशन हो रहा है ए का, जिसमें ए क्या है? ए जीरो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अगर हमने एक रिएक्टेंट लिया है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम ए जीरो बोलेंगे यहाँ पे। और ए क्या है? ए इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के बाद क्या होगा? रिएक्शन कुछ प्रोसीड कर गया होगा, ठीक है। तो कुछ प्रोसीड करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा वो है हमारा ए, ओके। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ए क्या है? जितना अमाउंट लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। ए का रिएक्टेंट ए का आफ्टर टाइम टी कितना अमाउंट रह रहा है वही है हमारा ए का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किससे करेंगे? यहाँ पे के को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है। इट इम्प्लाइज ये क्या आएगा? ए माइनस ए जीरो इक्वल टू माइनस के टी। It implies A equal to
A0 माइनस के, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ से हम और एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, a माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT है। ठीक है, सो हमें t का वैल्यू निकालना है। t क्या निकलेगा, t निकलेगा a माइनस A0 बाय के, सामने माइनस रहेगा, जिसका मतलब क्या है, t इक्वल टू A0 माइनस a बाय के। ओके, ये है, अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पता है, आफ्टर सर्टेन टाइम उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ये है टी का एक्सप्रेशन। और अगर रेट कांस्टेंट का निकालेंगे, क्या निकलेगा, A0 माइनस ए बाय के। तो यहाँ से हमें तीन फॉर्मूला मिल रहा है, जिसके ऊपर बेस्ड करके जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट नहीं, इसको रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि और भी टर्म्स रहेंगे, उसके ऊपर भी हम ग्राफ बन के उसको समझाएंगे। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, पहला चीज है, हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ओके, तो अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, वो जो ग्राफ आएगा वो हमारा लीनियर होगा। ओके, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है y एक्सिस में, और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम लेंगे x एक्सिस में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विथ टाइम, उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए क्या करेगा, वो जो डिक्रीज करेगा वो लिनियरली डिक्रीज करेगा। सपोज ये है ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम जब भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को लेके ही रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है हम उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, A0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A0। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स y एक्सिस में लिया, टाइम x एक्सिस में लिया, तो क्या होगा, इनिशियली प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है, पहले सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट रहता है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट जब स्टार्ट होगा जीरो रहेगा, धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा। ओके, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे लिनियरली इंक्रीज करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ फॉर बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। ठीक है, ऐसे समझ में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बना लो। हो गया, अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन
reactant decreases with time. ग्राफ में ही एक्सप्लेन है पर लिख लेते हैं decreases with time. और यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, concentration of products increases with time. ओके, नेक्स्ट है हम जो रिएक्शन ले रहे हैं क्या हमारा ये फॉर्मूला क्या निकाले हम, A इक्वल टू A0 माइनस KT. ठीक है, तो हम जो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, इसको साथ इसको इक्वेट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है. इन जनरल स्लोप फाइंड आउट करना नहीं रह सकता, लेकिन नहीं रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ सोच बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम. ठीक है, ग्राफ क्या चीज को डिनोट करता है. अभी क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, तो a वो एक डिपेंडेंट वैल्यू हो गया जो y के साथ इक्विवेलेंट है, c कांस्टेंट है. यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे कांस्टेंट है A0. क्यों, क्योंकि हमने इनिशियली जो वैल्यू लिया है वही हमारा कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है, mx और kt वेरिएबल है. ठीक है, और जिसमें से x है वेरिएबल, x एक्सिस का वेरिएबल है x और y एक्सिस का वेरिएबल है a. तो ये थे हमारा y एक्सिस में हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो टाइम के साथ चेंज होगा a होगा किसी भी टाइम में, तो यहाँ पे a है. तो y एक्सिस में a है, कांस्टेंट है A0, c के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. और mx x एक्सिस में जो है, ठीक है, x एक्सिस में क्या है, टाइम. टाइम वो वेरिएबल है. ठीक है, उसके साथ जो यहाँ पे m लिखा है वही हमारा स्लोप है. ठीक है, ये हो गया m, दिस इज आवर स्लोप. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t वेरिएबल है, उसको छोड़ के कौन रहा, उसको छोड़ के रहा माइनस k. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द जो ग्राफ है वो हमें देगा माइनस k का, और वो माइनस k होता है. ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे स्लोप. और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस k. ठीक है, रिएक्टेंट के लिए. अच्छा, वो थीटा क्या है, इसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही हमारा थीटा होता है. आया समझ में कैसे स्लोप निकालते हैं, इसको कंपेयर करके निकालते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप. यहाँ पे स्लोप क्या होगा, कहाँ लिखे, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है. तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा. वहां पे माइनस k था, विद टाइम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे होगा प्लस k. ओके, लिख लो इसको. हो गया, मिटाते हैं. नेक्स्ट है नंबर 2 में रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on either concentration or time. ठीक है, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन ना ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, और उसके एक्स एक्सिस में यहाँ पे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस में लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे भी
लेंगे y एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन और x एक्सिस में टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता जाएगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली जो रेट है वो वही मेंटेन होगा थ्रू आउट द रिएक्शन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे जाओ कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे जाओ कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स द सेम, इसीलिए पैरेलल लाइन एक स्ट्रेट लाइन आता है विच इज पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन साइड। ओके, नेक्स्ट टाइम के साथ देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे तो कांस्टेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस टाइम में सपोज ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इस टाइम में भी रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा, इस टाइम में भी वही रहेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा समझ में किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ओके, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है B3 में एक नया टर्म हाफ लाइफ। ठीक है, ये हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एक पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम लगता है बट उसका वो रिएक्शन को एग्जैक्टली 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है हम उसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। It is the time required to complete half of the reaction। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें टाइम का पता है। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ए नॉट माइनस ए बाय के। ठीक है, ए नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता है आफ्टर सर्टेन टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट जो हम स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या होगा, हमें निकालना है हाफ लाइफ जिसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। ओके, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो उतना ही रहेगा माइनस ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी मतलब अभी हम हाफ लाइफ का स्टडी कर रहे हैं, हम उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जिस टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा मतलब इनिशियली कितना था, A0 था, हाफ होगा तो कितना बनेगा, A0/2 डिवाइडेड बाय K। इट इंप्लाइज T हाफ इक्वल टू A0 माइनस A0/2 कितना होगा, A0/2 और नीचे तो K है तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला, T हाफ इक्वल टू A0/2। ओके, ऐसे समझ में कैसे हाफ लाइफ का डेरिवेशन हुआ। ओके, लिख लो। हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर कौन क्या है, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल concentration of the reactants। ओके, और नीचे क्या है, K है, तो हम क्या बोल सकते हैं, and is inversely proportional to क्या है, K क्या होता है, rate constant। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे? टी हाफ है, ये y इक्वल टू mx प्लस c में होता है ना, ये y है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। mx प्लस c को छोड़ो, mx में क्या हुआ है यहाँ पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है समझ में? ये हो गया हमारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? मतलब हम किसके साथ ग्राफ बना रहे हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ उसका ग्राफ बनाएंगे, तो जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? क्या हो रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये से स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, क्या एंगल बनाता है। तो स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। स्लोप को हम क्या बोलते हैं? m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या बच्चा? ये बच्चा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ है 1/2k। ओके, लिखो। हो गया? मिटाते हैं। ये था हाफ लाइफ के बारे में। अभी देखेंगे कंप्लीट लाइफ। एक रिएक्शन कंप्लीट होने में उसको क्या टाइम लगता है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of a reaction वो क्या होगा? T that is equal to, देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है? यहाँ पे हाफ तक हुआ, एक टाइम लगा। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। एग्जैक्टली ये जो है वो हो गया हमारा टी हाफ। यहाँ पे 50% रिएक्शन और हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है, यहाँ से कितना टाइम लगता है? A0/2 के टाइम लगता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी वही टाइम लगेगा, कितना? A0/2 के। दोनों को ऐड कर दो, कितना बना? A0/k। तो ये होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है कि रेगुलर इंटरवल में उसका जो है जो जितना कंप्लीशन वो भी रेगुलर होता है, ठीक है। इसको भी अभी पढ़ेंगे, पहले ये लिख लो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इक्वल amount drops in equal interval। ओके, देखो ये इक्वल इंटरवल था। फर्स्ट 50% ऑफ द रिएक्शन में जितना टाइम लगा, नेक्स्ट 50% के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। मान लो यहाँ पे रिएक्शन लिए हैं, ओके, ये है इनिशियल है, इनिशियल से 10% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम, ध्यान से सुनो, ये है 10% कंप्लीशन। कितना कंप्लीट हुआ? इनिशियली था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 10% कंप्लीट हुआ। सपोज उसके लिए टाइम लगा t, ओके। नेक्स्ट, अभी क्या है? अभी 20% कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी 0 से 10 तक आने के लिए t टाइम लगा, 10 से 20 तक आने के लिए अनदर t टाइम लगेगा। अभी 20 से
आएगा, ठीक है। उसके लिए अनदर टी टाइम 40 50, 30 से 40 टी, 40 से 50 भी टी। तो यहाँ पे हमने कितना कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन देखा, यहाँ पे 10% कंप्लीट हो रहा है, ऐसे हमने मान के देखा। क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 10 आया, जितना टाइम लगा टी, 10 से फिर 20 जाने के लिए वही टी। तो जितना इंटरवल हो रहा है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल, जितना इंटरवल टी टाइम इंटरवल में 10 ड्रॉप हुआ, अगेन टी टाइम इंटरवल में और 10 ड्रॉप हुआ, तो इंटरवल में इक्वल ड्रॉप होता है। अगर ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ये प्रोसेस चलता गया तो 0 to 50, 0 to 50 में टोटल कितना हुआ, टी 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 5 हुआ, तो हमारा 5t हुआ 0 से 50 तक। ओके, मान लो ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। खत्म होता है मतलब रिएक्शन कितना प्रोसीड किया, 100% प्रोसीड किया। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, 0 से 50 में 5t लगा, तो 50 से 100 में कितना लगेगा, और 5t लगेगा। और अगर हम टोटल के बारे में बात करेंगे तो 5t + 5t 10t। ऐसा समझ में, ये जीरो ऑर्डर का एक बहुत ही क्या इजी ट्रिक है, जिससे हम ओरली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और करेंगे भी आगे जाके न्यूमेरिकल्स में। तो ये होता है इक्वल अमाउंट में इक्वल ड्रॉप होता है, ठीक है। आया समझ में, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन जनरल, जिसमें हमने लिया क्या लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट लिया। ओके, इसमें हमारा ये क्या आया, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, फॉर्मूला डिराइव किया A = A0 - KT। टी हाफ कैसे निकाला हमने, टी हाफ निकाला A0 / 2K T कंप्लीट लाइफ जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं टी कंप्लीट लाइफ जो है, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए वो कितना निकला, A0 / K निकला। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी हमें स्पेशल केस ये करेंगे, स्पेशल केस देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे ए गिव्स प्रोडक्ट है, यहाँ पे Na गिव्स प्रोडक्ट। ओके, 1 मोल था यहाँ पे 1 मोल नहीं है, 1 से ज्यादा है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया था सारा चीज, यहाँ पे भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिराइव करने का कुछ मतलब नहीं रह जाता, क्यों, क्योंकि डेरिवेशन आता ही नहीं, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे कॉम्पिटिटिव में आता है, इसीलिए हम शॉर्टकट फॉलो करेंगे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। ओके, जो चीज नहीं चाहिए उसके पीछे टाइम और दिमाग वेस्ट नहीं करना है। A = A0 - KT, यहाँ पे क्या होगा, A = A0 - NKT। ओके, नेक्स्ट T हाफ A0 / 2K, A0 / 2NK। ओके, T कंप्लीट लाइफ कितना था, A0 / K, यहाँ पे क्या होगा, A0 / NK, ठीक है। आया समझ में, जस्ट फॉर्मूला याद रखो। और अगर ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख रहे हो तो भी इजी है। देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे सिर्फ A है, सिर्फ A का मतलब N = 1, नंबर ऑफ मोल = 1 है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल = 1 रहेगा, सो इक्वल टू क्या बनेगा, A0 - KT बन गया, ठीक है। N = 1 रहा तो is equal to A0 - KT बन गया। अभी यहाँ पे N = 1 रहा, A0 / 2K बन गया, यहाँ पे N = 1 रहा, A0 / K बन गया, ठीक है। तो इसको याद रखो और उसके साथ इसको भी याद रखो, क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव में इन्हीं में से ही आएंगे। ओके, आया समझ में। तो अगर हम बोलेंगे 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, उस केस में हमारा A का वैल्यू कितना आएगा, A0 - 2KT, T हाफ कितना आएगा बताओ, A0 /
2n के ना, 2 इंटू 2k दैट इज इक्वल टू 4k। t इक्वल टू कितना आएगा, a0 बाय nk, a0 बाय 2k। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। ऐसे सबको समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for a zero order reaction, A gives products if time taken for 50% completion, if time taken for 50% completion is 5 minutes, then find the time required for, then find the time required for 90% completion। तो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट है, तो टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ कंप्लीशन हमें दे दिया है। ओके, क्या पूछा है, टाइम टेकन रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, टी क्या होता है, ए 0 माइनस ए बाय के, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे, फर्स्ट केस में T1 बोल देते हैं उससे। ठीक है, T1 इक्वल टू कितना होगा, A0 माइनस से, A0 मतलब जो इनिशियली था, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो हम इनिशियल को 100 ले सकते हैं। ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं कि इनिशियल जो है वो 100 है, माइनस ए क्या होता है, ये याद रखने की चीज है, ए होता है जितना उस टाइम में बचा हुआ है। ठीक है, 50% कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है, 50 बचा, तो ये हो गया 100 माइनस 50 बाय के। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आया, 50 बाय के। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड केस लेंगे, सेकेंड केस में टाइम को ले लेते हैं, मान लो T2। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, A0 हमने ये मान के चला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है जो वो 100 है, ए क्या है, जितना बचा है आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 90% कंप्लीशन होना है, अगर 90% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, 10% बचा। ओके, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, ये याद रखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ए क्या है, जितना बचा हुआ है, 90% कंप्लीट हो गया मतलब बचा कितना, 10%। सो यहाँ पे हमें 10 पुट करना है, डिवाइडेड बाय के। के क्यों, क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू 90 बाय के, इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा, T1 बाय T2 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 50 बाय के डिवाइडेड बाय 90 बाय के, दैट इज इक्वल टू के तो कैंसिल हो गया और 0 भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 5 बाय 9। अच्छा, T1 क्या है, 50% कंप्लीशन, जिसका वैल्यू हमें टाइम का वैल्यू गिवन है 5 मिनट, सो 5 बाय T2 इक्वल टू 5 बाय 9, इट इम्प्लाइज T2 इक्वल टू 5 into 9 by 5 that is equal to 9। यूनिट क्या है, मिनट में था, तो यहाँ पे भी यूनिट मिनट ही रहेगा। सो
90% कंप्लीशन होने के लिए रिएक्शन को हमें 9 मिनट चाहिए। ठीक है, आज समझ में कैसे हो रहा है? ये है हम जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करके करेंगे। और हमने बताया था जैसे कि इसको हम जीरो ऑर्डर को हम भर वाले भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कितना बोला है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, ये हो रहा है 100% कंप्लीट, ये कंप्लीट। ओके, स्टार्ट हो रहा है 0% से रिएक्शन स्टार्ट। इसको इसके साथ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है रिएक्शन तो 0% है स्टार्ट। कंप्लीट कितना? 50% कंप्लीशन। ओके, 0 से 50% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। 50 से 90% हो जाएगा, टोटल कितना टाइम लगेगा? इजी है, हम 50% में 5 मिनट लग रहा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10% में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, टोटल में लग रहा है 5 मिनट। तो 0 से 10 जाने के लिए 1 मिनट, 10 से 20 जाने के लिए 1 मिनट, ऐसे। मतलब क्या है? 50% के लिए 5 मिनट लग रहा है तो 10% के लिए 1 मिनट लगेगा। आ रहा है समझ में? 50% कंप्लीट होने के लिए हमें 5 मिनट लग रहा है तो टाइम इंटरवल में सेम होता है। सो 10% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा? 1 मिनट। क्वेश्चन में 90% पूछा है, 90% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा? 9 मिनट। हो गया। 50% के लिए 5 मिनट, 10% के लिए 1 मिनट, 90% के लिए 9 मिनट। ये हम ओरली बोल सकते हैं। इसको दिखाने का मतलब कि इक्वल इंटरवल में हो रहा है, बनाने का जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% completion is minutes and 60% completion is 40 minutes. Find the order of reaction and rate constant. Find order of reaction and rate constant. ओके, तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये हम जीरो ऑर्डर के वीडियो में ही कर रहे हैं तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। बट पता कैसे करेंगे? देखो कितना बोला है, 30% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है। ओके, और टोटल 60% कंप्लीट होने में 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 30% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है, 0 से 60% कंप्लीट होने में 40 मिनट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इससे हमें पता चल रहा है कि 0 से 30% 20 मिनट हुआ, 30 से 60% और 20 मिनट हुआ। इसका मतलब इक्वल इंटरवल में, इक्वल अमाउंट में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ड्रॉप हो रहा है।
जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में 30%, नेक्स्ट 20 मिनट में और 30%, इससे हमें पता चल गया कि द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट का ड्रॉप हो रहा है, इक्वल अमाउंट का ड्रॉप हो रहा है मतलब इक्वल अमाउंट में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसलिए वो हो गया हमारा जीरो ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर हो गया तो उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, A0 माइनस ए बाय टी। इनिशियली कितना था, ठीक है, हम जब भी इनिशियल अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट का 100 लेंगे, अगर परसेंटेज में है तो इनिशियली था 100%। ये लिखा है कि 30% कंप्लीट हुआ है, 30% कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, कितना बचा। 30% कंप्लीट हुआ है मतलब कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितना है 70%, तो यहाँ पे हम 70 ही लेंगे। ठीक है, 70 बाय टी कितना लगा टाइम, 20 मिनट, तो ये हो गया हमारे 30 बाय 20 इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये 1.5 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ना, मोल लीटर इनवर्स, टाइम है मिनट में, मिनट इनवर्स। आए समझ में, यहाँ से हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड वाले से भी कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, इक्वल टू A0 माइनस ए, इनिशियली कितना रिएक्टेंट था 100%, नेक्स्ट 60% कंप्लीट हुआ, ए क्या है, कितना बचा है, 60% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 40%, 100 माइनस 40 बाय टाइम कितना लगा 40, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 40, ये कैंसिल हो गया 3 2, दैट इज इक्वल टू 1.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, दोनों ही केस में के का वैल्यू सेम ही आ रहा है समझ में, किसी एक को भी यूज करके निकाल सकते हो। ओके, देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। Next question, for the zero order reaction, A gives B plus C, initial concentration of A is 0.1 m. If A equal to 0.08 m after 5 minutes, then find its half life and then find its half life and complete life. ओके, क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, A gives B plus C, और क्या बोला है, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 m और 0.08 m में वो कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, तो लाइन खींचते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था, A का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना था 0.1 m, अभी कितना हुआ 0.08 m। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा वैल्यू को इजी बनाने के लिए, ये 1 को 1 m है, 1 m मतलब क्या है 10 m है, ये 0.08 m है, इसको हम 10 मान लेते हैं, इसको हम 8 मान लेते हैं। ओके, 10 से 8 हुआ,
तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें टाइम लगा 5 मिनट। ओके नेक्स्ट, सो कितना ड्रॉप हुआ, 2 ड्रॉप हुआ। 8 से 6 होने में और 5 मिनट लगेगा, 6 से 4 होने में और 5 मिनट, 4 से 2 होने में और 5 मिनट, 2 से 0 होने में और 5 मिनट। ऐसे समझ में इसको हमने एक अच्छे से जैसे कैलकुलेशन हो सके इसलिए हमने लिया है। ऐसे भी कर सकते हो अगर ड्रॉप करना चाहो तो 0.10 से 0.08 हुआ 5 मिनट में, 0.08 से 0.06 m बनेगा 5 मिनट में, नेक्स्ट बनेगा 0.04, देन 0.02, देन 0। ठीक है, 5 मिनट इंटरवल में बना। तो टोटल टाइम कितना लगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना हो, टोटल टाइम इक्वल टू ऐड कर दो, बन गया कितना 25 मिनट। ओके नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जीरो ऑर्डर में क्या होता है, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कंप्लीट जितना है हाफ उसका आधा होगा, 25/2 दैट इज इक्वल टू 12.5 मिनट। ओके ऐसे समझ में कैसे हुआ, लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, next question, the time for half life period of a certain reaction A gives products is 1 hour. When the initial concentration of the reactant A is 2 mole liter inverse, then how much time does it take for its concentration to come from 0.5 mole liter inverse to 0.25 mole liter inverse if it is a zero order reaction. ओके क्या करना है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमें बता दिया है, करना क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है A, ठीक है, A नॉट इक्वल टू 2 मोल लिटर इनवर्स, देन हाउ मच टाइम, okay, how much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 मोल लीटर इनवर्स। ओके और यहाँ पे गिवन है हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ इक्वल टू 1 आवर। तो हम क्या करेंगे, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है,
A0/2k होता है। तो हमें t हाफ का वैल्यू पता है, A0 का वैल्यू पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। ओके, A0/2k, A0 2/2 सॉरी t हाफ, और t हाफ का वैल्यू 1 आवर, सो k का वैल्यू निकला 1। ओके, हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कितना टाइम लग रहा है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू A0 माइनस A/k। ठीक है, टाइम निकालना है। A0 मतलब अभी के लिए स्टार्टिंग कितना है 0.5, सेकेंड केस में ये हो गया हमारा सेकेंड केस। 0.5 माइनस a कितना में आएगा, 0.25 में आएगा, बचा हुआ है 0.25 बाय k कितना है 1, सो 0.25 टाइम। यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट 1 आवर में था, तो यहाँ पे भी यूनिट आवर में रहेगा, 0.25 आवर और 15 मिनट। ओके, आया समझ में। ये टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जिसके लिए हमें k का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें k का वैल्यू नहीं पता, बट हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू पता है। तो हम क्या किए, उसका वैल्यू पुट करके पहले k का वैल्यू निकाले, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, और भरवाले भी कर सकते हो, कैसे, 2 से 1 आएगा तो 1 आवर लगता है, 0.5 से 0.25 आएगा, मतलब 2 से 1 आवर आने में, सॉरी 2 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स आने में 1 आवर लगता है। ठीक है, 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.25 मोल लीटर इनवर्स कैसे आएगा, ये इसका क्या है 1/4 है, ये भी इसका क्या है 1/4 है, ये 1/4 हो रहा है, तो टाइम भी क्या होगा, टाइम भी 1/4 आवर हो जाएगा। 1/4 आवर मतलब 0.25 आवर और 15 मिनट। ऐसे भी ओरली भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे समझ में, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। A plus 2B gives products. Is a zero order reaction. ठीक है, find concentration of A and B after time t. And also find t half. ठीक है, अच्छा ये मतलब क्वेश्चन है इन जनरल है। A plus 2B एक रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, A गिव्स प्रोडक्ट, Na गिव्स प्रोडक्ट, बट ऐसा भी होता है 2 से ज्यादा रिएक्टर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का हो गया रिएक्शन, उनमें से किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर उस केस में पूछा जाएगा कि कैसे निकालना है, तो क्या करोगे, A के लिए सेपरेट निकालोगे, B के लिए सेपरेट निकालोगे, कोई भी अलग चीज, कोई भी नया चीज नहीं है। ठीक है, बट ये समझने का जरूरत है कि A का अलग निकालना है, B का अलग निकालना है। A का कैसे निकालोगे,
ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, A0 माइनस KT करके निकालते हो, तो ऐसे निकालोगे। बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे मान लो बी ले लिया, ठीक है, बी इक्वल टू B0 माइनस अभी NKT लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल नहीं है, सो B इक्वल टू B0 माइनस 2KT, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया इनका कॉन्सेंट्रेशन। टाइम पता होगा, वेट कांस्टेंट का वैल्यू पता होगा, हम इस फॉर्मूला से ए का सेपरेट बी का सेपरेट निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट टी हाफ पूछा है, टी हाफ क्या होता है, A0 बाय 2K होता है, वही रहेगा। A0 का वैल्यू पता है, K का वैल्यू पता है, टी हाफ कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, B0 ले लेते हैं, ठीक है, B0 बाय अभी 2NK हो जाएगा, ठीक है, 2NK मतलब B0 बाय 4K, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोड 2 है, सो B0 बाय 4K, ओके। आया समझ में, ये उसका एक्सप्रेशन है, तो लिख लो इसको। ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।